8 बजने को है और ये वक्त हो चुका है 8 की फाइट का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है नतीजों का असर, जल्द फेरबदल। दरअसल ये आज का मुद्दा इसलिए है क्योंकि उपचुनाव के शानदार नतीजों से बीजेपी भारी उत्साहित। इस परिणाम ने सीएम भजनलाल शर्मा के सियासी कद को बढ़ाया है। इसकी वजह से आगे मंत्रिमंडल में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है। सीएम के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी इस परिणाम के बाद सियासी रुतबा बढ़ा है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में इसका असर संगठन में भी देखने को मिल सकता है। 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। चुनाव परिणाम से साफ होता है कि जनता सीएम भजनलाल सरकार के कामकाज से खुश है। सरकार की नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई है। प्रदेश में भजनलाल सरकार के कार्यकाल का पहला साल 15 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। अब नए जीते विधायकों और कुछ पुराने दिग्गजों को भी मौका मिल सकता है क्या? चर्चा इसी पर करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी 1 साल में जो उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने आज 5 सीटें उपचुनाव में जीती है। ये भजनलाल सरकार में ही हो सकता है। नतीजों से बढ़ा सीएम भजनलाल का सियासी कद। मंत्रिमंडल और संगठन में दिख सकता है असर। मंत्रिमंडल में दिख सकते हैं नए चेहरे। सियासी नियुक्तियों को लेकर हो सकता है फैसला। रिजल्ट का मैसेज, सरकार की नीतियों पर जनता ने लगाई मुहर। वो अपने घर भी नहीं गए और उन्होंने दिवाली उस विधानसभा में मनाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। नतीजों का असर, जल्द फेरबदल। मेहमानों को शामिल करते हैं, स्वागत करते हुए प्रताप राव साहब बीजेपी से हैं। प्रताप जी आपका स्वागत है। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी आपका स्वागत है। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार निरंजन जी, मैं आपसे ही चर्चा की आज शुरुआत करूंगा। उपचुनाव से पहले से ही मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा चल रही थी। अब तो उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन चुनावों के गुड परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस के आधार पर और जरूरत के हिसाब से और अपनी टीम, क्योंकि अगर आपने 7 में से 5 सीटें जिताई हैं, अपनी टीम आप किसको चुनना चाहते हैं, इस लिहाज से क्या संभव है, अपेक्षित है आगे आने वाले समय में राजस्थान कैबिनेट में, राजस्थान सरकार की कैबिनेट में फेरबदल विस्तार? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जैसे मैं आपको परसों भी कह रहा था कि देखिए केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 5 सीटें जीती है। महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 5 कौन सी सीटें जीती है। जो सीटें, चाहे इसके अंदर आप खींवसर की बात करें, चाहे झुंझुनू की बात करें, चाहे रामगढ़ की बात करें, ये ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का किला माना जाता था। और उस किले को जिस तरीके से मुख्यमंत्री, यानी कि मैंने परसों भी आपको बोला था कि मदन और भजन की जोड़ी ने जिस तरीके से इस किले को साधा है या यूं कहें कि इसको दहाया है, निश्चित रूप से ये प्रशंसा के पात्र है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये केवल आप काम के आधार पे सोचे कि काम के आधार पे चुनाव जीत जाएंगे, यहाँ पे देखिए राजनीतिक जो चतुराई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो भजनलाल जी ने जो की है, मुख्यमंत्री ने की है, निश्चित रूप से मैं उस चीज को बहुत ज्यादा प्रभावित नजरों से उसको देख रहा हूं। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात एक और बता रहा हूं मैं रविंद्र जी, कि आज की तारीख में चुनाव परिणाम आने के बाद में, परसों के बाद में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल जी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को फोन करके उनको धन्यवाद दे रहे हैं या उनका अभिनंदन कर रहे हैं या उनका जिस तरीके से उत्साहवर्धन कर रहे हैं, ये मुझे राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता मदन राठौड़ और भजनलाल की इस जोड़ी को कई लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से 5 सीटें मिली हैं। मदन राठौड़ भी क्या अपनी टीम को अब आगे चलकर संगठन को तैयार कर सकते हैं और उसमें अपनी पसंद के कार्यकर्ताओं को तरजीह दे सकते हैं बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए आगे?
निश्चित रूप से रविंद्र जी, देखिए जब कोई परिणाम होता है तो उसके अंदर उसके बाद में उनके पंख भी खोले जाते हैं और उनके हाथ भी खोले जाते हैं। जिस तरीके से भजन लाल जी के ऊपर कहा जाता था कि ये पर्ची वाली सरकार है, अब उन्होंने अपनी चतुराई से या यूं कहीं कि जिस तरीके से उन्होंने ये सीटें साधी है, इसके अंदर निश्चित रूप से उन्होंने अपनी राजनीतिक चतुराई या यूं कहीं कि राजनीतिक परिपक्वता का एक इन्होंने परिचय दिया है। तो केंद्र भी कहीं ना कहीं इनके पंख और इनके हाथ दोनों चीजें खोलेगा और जो राजस्थान के अंदर आगे जो भी फैसले होंगे, चाहे सरकार में बढ़ोतरी हो, चाहे संगठन के अंदर बढ़ोतरी हो, या यूं कहें कि संगठन में फेरबदल हो, इसके अंदर अब मदन और भजन की जोड़ी का निश्चित रूप से इसके अंदर बोलबाला रहेगा। मैं आ रहा हूं अब हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी साहब जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, ये निरंजन जी की तरफ से एक बात महत्वपूर्ण ये कही गई, मंत्रिमंडल विस्तार के लिहाज से अगर देखें तो खींवसर, रामगढ़ और इन्होंने जिक्र किया झुंझुनू की, भाई बीजेपी ने कांग्रेस के किलों को ढाया है। तो क्या आपको पहली तो बात ये लगता है खुद को कि आगे चलकर अभी बहुत जल्द फेरबदल हो सकता है या विस्तार हो सकता है? और अगर होगा तो जो जीते हुए विधायक अभी आए हैं, इनमें से किसी को जिम्मेदारी मिल सकती है? और अगर इनको जिम्मेदारी मिलती है तो फिर जो पहले से ही विधायक बने हुए जो सोच रहे थे कि उनका नंबर आना चाहिए था, नहीं आया, तो क्या स्थिति हो सकती है? मतलब समझना चाह रहे हैं कि कैसे समीकरण बनाए जा सकते हैं संगठन में भी और सरकार में भी। देखिए, सबसे अहम बात है कि जो आज तक बीजेपी के इतिहास में कोई नहीं कर पाया वो काम कर दिखाया है भजन लाल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे इनकी जो इमेज है वो एक नायक की तरह उभर कर आई है। जो कहा जा रहे थे, अशोक गहलोत को सत्ता का जादूगर कहा जाता था, वसुंधरा राजे को विजनरी लीडर कहा जाता था, लेकिन ये 5 सीटें जीतकर कहीं न कहीं इन्होंने स्थापित कर दिया है कि वो पॉलिटिक्स में नीचे से ग्राउंड रूट से आगे बढ़कर और आगे जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल राजस्थान में ही नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र, वहां भी इनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भजन लाल जी अगर हरियाणा गए हैं तो वहां भी उनकी स्ट्राइक रेट 6 में से 5 रही है। अगर महाराष्ट्र गए हैं तो 8 में से, तो यानी 3 महीने में 22 सीटों पर प्रचार किया लगभग, और 18 के लगभग इन्होंने सीटें जीती। तो ये भी एक इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। अब जहां तक फेरबदल की बात है, मुझे लगता है कि फ्रीडम जो ये सरकार है अब गोली की तरह चलेगी, और जिनके घर पत्थर के होते हैं या शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते हैं। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत और डोटासरा तो बोलने की स्थिति में है नहीं। तो कांग्रेस में जो सबसे डेंजरियस पोजीशन अब आ चुकी है कि 22% वोट शेयर रह गया इनका, जो विधानसभा में 40% था। 4 जगह इनकी जमानत जब्त हो चुकी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके उपचुनाव जिताने में एक नेता का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। जब कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे थी, 21 सीटें जीती थी, तब 3 उपचुनाव जिताने वाला सचिन पायलट और 2 लोकसभा का चुनाव जिताने वाला सचिन पायलट, 5 साल तक उसका कांग्रेस ने क्या हासिल किया सबको पता है। नकारा, कोरोना, गद्दार, तमाम चीजें सुनने के बाद तो कांग्रेस की हालत तो यह है। जो भजन लाल जी वो और मदन राठौड़ का पगफेरा सुबह में पहले भी बोल चुका था कि वो जब से आए हैं तो 2 उपचुनाव पहले हार चुके थे, 11 लोकसभा सीटें। नहीं, मैं देखिए आपसे सीधा पूछ रहा हूं भाई निरंजन जी, मैं आपसे सीधा जानना चाह रहा हूं, मौजूदा मंत्रिमंडल में किसी का कद, माफ कीजिएगा जैमिनी जी, किसी को हटाकर कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती है क्या? या जो मौजूदा विधायक है, या किसी का कद बढ़ाया जा सकता है, किसी को स्वतंत्र प्रभार को कैबिनेट या राज्य मंत्री को कैबिनेट बनाया जा सकता है, और जो मौजूदा विधायक पिछले चुनाव में चाहे पूर्ण चुनाव में जीत कर आए हों या अब उपचुनाव में जीत कर आए हों, उनको जिम्मेदारी दी सकती है? कितनी संख्या इनकी हो सकती है? देखिए, पूर्वी राजस्थान का गणित बदल सकता है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा अपने एक सैंडल पे लिख चुके, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे में पूर्वी राजस्थान से हो सकता है किरोड़ीलाल जी इस्तीफा दें तो उनके भतीजे का नंबर आ जाए, या रामविलास मीणा जो दौसा लालसोट से एमएलए हैं उनका नंबर आ जाए। और दूसरा, जो जीत कर आए उनमें राजेंद्र बाबू ने एक इतिहास रचा है, क्योंकि उस सीट को अगर जब से बनी है 1954 से लेके लोकसभा, उनमें सीसराम ओला का कब्जा रहा, 1996 को छोड़ दें तो उसको तोड़ा उस मिथक को। ऐसे में राजेंद्र बाबू जो एक सहज सरल जाट हैं वो बाजी मार सकते हैं, और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल और गजेंद्र सिंह खींवसर में चल रही है खटपट, उसमें क्या रेवतराम डांगा, ये तो ठीक है कि कमल खिला है खींवसर में, लेकिन खिला बोतल के अंदर ही है। तो बोतल से तोड़ के गए थे, तो बोतल के अंदर कमल खिला है, तो क्या रेवतराम डांगा का भी भाग्य खुल सकता है? ये निश्चित है कि कुछ नए लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, कुछ पुराने लोगों को अब उसमें
डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का क्या वजन घटता है या कम होता है, क्योंकि उनके भी कई काम सबको पता है। और आज एक बड़े अखबार ने छापा है किस तरीके से राजस्थान में सिख हायर एजुकेशन माफिया भारी होता जा रहा है, निजी विश्वविद्यालयों पर कोई रोक नहीं है। तो कहीं न कहीं दिल्ली वाला कांड जो दब गया वो उठ सकता है इस समय, जिनको बनना है, क्योंकि सियासत में सब जायज है। लेकिन कुल मिलाकर दिया कुमारी ने जो पसीना बहाया, भजनलाल ने जो पसीना बहाया, भूपेंद्र यादव ने जो रामगढ़ में अजय गढ़ था उसको ढहाया, तो कुल मिलाकर ये जो जीत का नायक है, जो विजय, विकास की विजय, जो एक होर्डिंग लगाया है, उस पर कहीं न कहीं भजनलाल खरे उतरते आ रहे हैं। और मुझे लगता है जनवरी के बाद वो उनके जो नजदीकी लोग कह रहे हैं कि फ्री हैंड काम करेंगे, और हो सकता है राजस्थान में 25 साल से आ रही परंपरा को तोड़ते, क्योंकि राधा मोहन अग्रवाल, ठीक है, बिल्कुल आपने बड़े अच्छे से सारी चीजें समझाई। प्रताप राव जी, जीत के जश्न से अब बाहर निकलकर ये काम करने का वक्त है। आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि आपने अगर वादा किया 4 लाख नौकरियां देने का, आपने अगर वादा किया कि पेपर लीक हुए तो दोषियों को, बड़े मगरमच्छ छोटे मगरमच्छ को जेल पहुंचाने का, ईआरसीपी का, यमुना जल समझौते का पानी लोगों को पिलाने का, खेतों को पिलाने का, बाजरे की खरीद कराने का, इलाज मुफ्त में हो उसकी व्यवस्था करने का, ऐसे कई सारे वादे किए गए हैं, पेट्रोल सस्ता करने का, सिलेंडर सबको उपलब्ध कराने का। अब बस सब काम करने का वक्त आ गया है प्रताप राव जी, और ये जल्द करना होगा। रविंद्र जी, ये जो रिजल्ट है ना, यही बता रहे हैं कि हम काम पहले दिन से कर रहे हैं। भजनलाल की सरकार जिस दिन शपथ ली उस दिन से लगातार काम कर रही है। उसी का असर है कि हम 5 सीट जीते हैं और बाकी जो 2 सीटें हैं वहाँ भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता पूरी तरह से निश्चित है भजनलाल जी के हाथों में कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। बोलने वाली सरकार, हल्ला मचाने वाली सरकार या राजनीतिक दावपेच करने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार को बड़े हल्के तौर पे विपक्षियों ने लिया था, लेकिन ये रिजल्ट बता रहे हैं कि किस तरह से चुपचाप और शांत रह के काम करने के कारण जनता ने उनको पसंद किया है। तो काम करने वाली, अभी निरंजन जी ने और जैमिनी जी ने दोनों ने कहा कि अब इनको फ्री हैंड मिलेगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में नेतृत्व का चयन काफ़ी सोच समझ के होता है, सामूहिक विचारों के बाद होता है। तो इसलिए पहले दिन से ही उनको फ्री हैंड मिलता है, और उसी का परिणाम है कि भजनलाल जी पूरी तरह से फ्री हैंड होके खेले, उनकी पूरी टीम के साथ खेले। उसका ये असर है कि राजस्थान की जनता को जो सहूलतें पहुंची, जो राहत पहुंची, जो राजस्थान की जनता जुड़ी, और उसका परिणाम सामने दिख रहा है। इसलिए निश्चित तौर पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और आने वाले समय में राजस्थान की जनता, हम सब पूरी तरह से विश्वस्त हैं कि भजनलाल जी के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में राजस्थान बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात है, कार्यकर्ता के तौर पे बात है, मैं पूरी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से ये एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन से हम लोग सरकार पे आए हैं, भजनलाल जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता जनता के हित के लिए लगा हुआ है। आने वाले समय में और पता लगेगा। इसलिए रविंद्र जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा, इसमें आप निश्चिंत रहिए, और हर विषय में, जहां ईआरसीपी से लेकर और पेट्रोल के दामों से लेकर और किसानों को राहत से लेके, महिलाओं को सुविधा से लेकर, सारे विषयों पे राजेंद्र जो हमने वादे काम किए, बीजेपी ने जो हमने गारंटियां दी है, इसीलिए इन उपचुनावों में उनको 7 में से 5 सीटें मिली हैं। और थोड़ा कांग्रेस पर भी बोल दीजिएगा, ये बिना कहे कि हम मंथन करेंगे, देखेंगे हार के कारणों की वजह कहां दुरुस्त करना चाहिए, थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कांग्रेस को। रविंद्र जी, आपने ये डिबेट हमारे लिए की है या भाजपा के लिए की है, पहले तो ये बता दीजिए आप मेरे को। मैंने पहला सवाल आपके लिए यही पूछा ना, मैंने पहला सवाल आपसे यही पूछा। मैं वो डिबेट हो चुकी, अब आप काम की बात कीजिए। अब ये सरकार 11 महीने में तो इसने ऐसा कुछ किया नहीं। अगर एक भी उपलब्धि गिना सके, सुन लीजिए, 11 महीने में अच्छा काम किया, यही कहा प्रताप राव जी ने कि 11 महीने में अच्छा काम किया, इसीलिए 7 में से 5 सीटें मिली हैं। मेरी बात सुन लीजिए। उज्ज्वला के इस प्रदेश के अंदर 76 लाख उपभोक्ता हैं। अगर ये, मेरे ख्याल से अगर 70 लाख की भी सूची दे दे तो अपन इस डिबेट को यहीं खत्म कर देते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें अपन,
स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा घटा दिया, अस्पतालों में क्या हालत है, एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाता है, उसको फ्रीजर में रख दिया जाता है, उसके बाद में चिता के ऊपर से वो लौट के आता है और फिर 12 घंटे बाद उसकी डेथ। टॉवल भी मिला है, तो एक महिला के पेट से टॉवल भी मिला है। सुन लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से बदहाल है। आज मुझे एक बात बता दीजिए, एसआई भर्ती के बारे में इनका अभी तक कोई निर्णय आया नहीं है, ठीक है। आज रही बात डीएपी की, तो डीएपी के ऊपर कोई सवाल ये जवाब दे नहीं सकते। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, खेतों में बिजली नहीं आ रही है, बिजली कंपनियों को निजीकरण की तलवार लटकी हुई है, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं बाहर आकर, जहां पे भी सब डिवीजन वगैरह में कर रहे हैं प्रदर्शन। आप मुझे एक बात बता दीजिए, सरकार चलती हुई आपको कहां दिख रही है? आप राजधानी आइए, राजधानी की 200 से अधिक सड़कें, 200 से अधिक कॉलोनियों की सड़कें खुदी पड़ी है, 2 महीने से खुदी पड़ी है, एक्सीडेंट से लोग हो रहे हैं। अच्छा राजेंद्र नारायण जी, आपको समझ में आया कि फिर आखिर बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें कैसे जीत ली? ये थोड़ा समझ में आया? देखिए, चुनाव जीतना एक अलग चीज है और हालात, हकीकत की हालात एक अलग चीज है। दोनों चीजों में रात दिन का फर्क है। ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करते हैं लेकिन काम नहीं करते। चुनाव जीतने के लिए कोई भी मुद्दा लेके आ जाएंगे लेकिन मुद्दे की बात कभी नहीं करेंगे। ये इनका चरित्र है, ये सब जगह जाहिर हो रहा है, आज पहली बार नहीं है। और आप अगर इनको चुनाव जीतने के बाद तमगा देते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप देते रहिए तमगा, लेकिन काम नाम की कोई चीज नहीं है। या सिर्फ और सिर्फ राम नाम की लूट है और वोट की लूट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रदेश के अंदर देखिए, बिजली का निजीकरण ये करने जा रहे हैं, पानी का निजीकरण ये करने जा रहे हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया। बाजरे की खरीद हो नहीं रही। सुन लीजिए ना, राजेंद्र जी थोड़ा धैर्य रखिए भैया प्लीज। अब सुन लीजिए, जवाब दे। देखिए, सबको बहुत समय दिया, मुझे भी थोड़ा तो समय दीजिए ना। मैं टाइमर लेकर बैठा करूंगा आगे से कि किसको कितना समय दिया गया। जी मुझे बराबर समय दिया है सर, आपने ज्यादा बोला है। बल्कि चुनौती दे रहा हूं, मैं तो चुनौती दे रहा हूं भाजपा प्रवक्ता जी को और तमाम लोगों को, तमाम लोगों को कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंदर 90 लाख से अधिक लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं आ रही है, फिर भी ये चुनाव जीत गए। अब बताइए, पेंशन नहीं आ रही है तो भी चुनाव कैसे जीत गए? अब इसका तो जवाब आप दे सकते हैं। जवाब भी तो लोगे ना, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। पेंशन नहीं मिल रही है फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। चिल्लाना शुरू करें क्या? स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होगी तब भी चिल्लाना शुरू करूं क्या? खेतों में पानी नहीं आएगा तब भी चुनाव जीत जाएंगे। डीएपी नहीं मिलेगा तब भी चुनाव जीत जाएंगे। बाजरे की एमएसपी पे खरीद नहीं होगी तब भी चुनाव जीत जाएंगे। अरे भाई, कुछ भी किया नहीं, सिलेंडर मिला नहीं, झूठा वादा किया, बोला पंजाब और राजेंद्र की हार ज्यादा चुभ गई है, मुझे लगता है चुभ गई है ज्यादा हार। ये देखिए, ज्यादा चुभ गई है हार आपको। रविंदर जी, अगर इंसानियत और गैरत जिंदा है ना, तो ये हार हर हिंदुस्तानी को और हर राजस्थानी को चुभनी चाहिए। प्रताप राव जी जवाब दीजिएगा, भाई कुछ भी काम नहीं किया फिर कैसे सीट आ गई? आप चुनाव के लिए कुछ भी कर लेते हैं। गैरत और जमीन। अरे एक मिनट प्लीज राजेंद्र जी, अब जरा सुन लीजिए आप प्लीज। राजेंद्र जी ये बोलने देंगे तभी तो। पहली बात तो ये है कि ये जनता को ही चैलेंज दे रहे हैं, जनता को ही बता रहे हैं कि गैरतमंद नहीं है, जनता को ही कह रहे हैं कि जनता में ही गैरत नहीं है। यानी कि इनकी एक आदत है कांग्रेस की, जब ये चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग को गाली देते हैं, जब ये कोर्ट में हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं, जब ये नीचे कोई इनके खिलाफ बात आती है तो वहां गाली देते हैं। ईडी अगर पकड़ती है तो ईडी को गाली देते हैं, सीबीआई पकड़ती है तो सीबीआई को गाली देते हैं, आईटी के छापे पड़ते हैं तो आईटी को गाली देते हैं। इनकी आदत है। अब जनता ने इनको नकार दिया तो जनता को गाली दे रहे हैं। अरे देखिए भैया, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। सुनिए, जनता को गाली मत दो। आप मुझे आपने कहा ना, आपने क्या कहा? आपने कहा क्या? आपने क्या कहा? आप कह रहे हो कि जनता जो है उसको चुभनी चाहिए। जिस जनता ने इतना भारी बहुमत दिया, आपका सुपड़ा साफ कर दिया, आपका सुपड़ा 30 नंबर पे रहे हो, धूप बनो, आपको धूप बनना चाहिए। जनता ने आपको ठुकरा दिया है, जनता ने आपको कर दिया है, जनता ने कहा बोरिया बिस्तर समेटो, कांग्रेस को बोरिया बिस्तर समेटने को कहा है। आपकी गैरत होनी चाहिए, आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप जनता से माफी मांगो, जनता से माफी मांगो। कानून व्यवस्था की जनता ने जो निर्णय दिया है उसे स्वीकारो। राजेंद्र जी, निरंजन पोद्दार जी के पास आ रहा हूं। निरंजन पोद्दार जी, मुझे बताइए, जितने भी बातें यहां पर राजेंद्र नारायण जी ने कही, ये बातें किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई गई कांग्रेस की तरफ से चुनाव से पहले, और अब उपचुनाव के बाद, सारे चुनावों के निपट जाने के बाद, आगे भी होंगे नगर निकाय के चुनाव के, पंचायत के चुनाव होंगे, कांग्रेस आपको लगता है कि ये मुद्दे, ये बातें
सरकार की अपनी तरीके से कही जा रही नाकामी को, क्या वो जनता की तरफ के पास ले जा पाएंगे? एक बात रविंदर जी, एक बात आप तो माफी मांगो, आप तो माफी मांगो जनता से। देखिए आप जनता से, जनता ने ठुकरा दिया आपको, जनता ने ठुकरा दिया है, आपकी कोई बात नहीं चली। एक मिनट जरा, एक मिनट मैं सुन लूं, फिर मेरे ऊपर बड़ी तोहमत लगा रहे हैं। एक बार राजेंद्र आर्य जी, आप कुछ कह रहे थे आप, एक मिनट प्रताप जी, राजेंद्र जी आप बोलिए, फिर नहीं तो निरंजन जी शिकायत करेंगे कि हमें मौका नहीं दे रहे बोलने का। बोलिए राजेंद्र जी। मैं रविंदर जी यही कह रहा हूं कि हमने वो तमाम मुद्दे उठाए, जो मुद्दे मैंने अभी उठाए वो मुद्दे में हम पिछले ठीक बात है। निरंजन जी अब आप जवाब दीजिए। निरंजन जी, कांग्रेस ने किस हद तक इन मुद्दों को लोगों के बीच ले जाकर कामयाबी पाई, या सही से मैसेज नहीं जा पाया, और आगे चलकर अब कांग्रेस कैसे विपक्ष की भूमिका निभाता हुआ आपको नजर आया? निरंजन जी प्लीज। देखिए रविंद्र जी, मैं इस चीज को दो बिंदुओं में रखता हूँ। पहली बात तो जिस तरीके से राजेंद्र जी कह रहे थे, मेरे को सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये सही कह रहे हैं तो इनको ये चीज सोचना चाहिए कि इतनी नाकामियां होने के बाद में चुनाव कैसे जीत रहे। तो कहने का तात्पर्य इसके लिए तो इनको स्वयं को शर्मिंदा होना चाहिए कि भाई हम इतनी नाकामी हो गई और इतना सारा सरकार बेकार है, या यूं कहें सरकार अयोग्य है, उसके बावजूद अगर ये असफल हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब कांग्रेस को आत्ममूल्यांकन करने की ज्यादा आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए रविंद्र जी, कौन कैसा काम कर रहा है ये चीजें तो जब परीक्षा परिणाम आते हैं तो अब आप ये कहें कि वो तो कम पढ़ा, मैं ज्यादा पढ़ा, मुझे नंबर कम आए। आप कितना पढ़े, कितना अच्छा आप पढ़ते हैं, कितना आप उसको गुनते हैं, कितना आप उसको याद करते हैं, ये तो परीक्षा परिणाम जब आता है और उसके अंदर जो आपके परसेंटेज ऑफ नंबर आते हैं उसी से मूल्यांकन होता है ना, कि कौन बच्चा ज्यादा मेधावी है, कौन बच्चा पिछड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें कांग्रेस को समझनी चाहिए। यहाँ पे रही बात चीखने और चिल्लानों से, रविंद्र जी मुझे नहीं लगता कोई चुनाव जीते जाते होंगे, या इन टीवी डिबेट से कोई आदमी ये सोचे कि मैं जनता को प्रभावित कर दूंगा, क्योंकि जनता अपना मूल्यांकन निश्चित रूप से करती है। और जिस तरीके से आप और आपका चैनल निर्भीक और निष्पक्ष रूप से सारी पक्ष और विपक्ष की सारी खबरें दिखाता है, उसी से जनता सारी मूल्यांकन करती है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये थी कि जिस तरीके से अब मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार की तालियां बजनी चाहिए। क्या निरंजन जी के लिए तालियां बजनी चाहिए? बजा दीजिए। किस लिए? अब ऐसा निरंजन जी के लिए किस लिए बजाइए किस लिए? अरे बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, करता है ना। सुनिए, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। और गालियां तो इनकी आदत है, जो भी बीजेपी के पक्ष में जाएगा उसे वो पक्षपाती बताते हैं। नहीं ऐसा है नहीं, ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, जो असलियत है वो बताई जा रही है। उन्होंने ये कहा सीधे तौर पर, भाई मैंने बताया ना, आज लगातार देखिए राजेंद्र जी ये निजीकरण की आपने बात कही। निजीकरण में जिस जिले में बिजली कर्मी धरने पर बैठे, हम खबर दिखा रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो तौलिए को लेकर जो बात आई, जो मैंने कहा कि तौलिया पेट के अंदर निकल गया, वो खबर हम दिखा रहे हैं। इसलिए सर आपसे तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमको किसी भी तरह का। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी आज फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये फुल फॉर्म अगर चुनाव से पहले भी इसी तरह की जोश राजेंद्र आर्य जैसा सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखाई देता तो फिर शायद एक सीट से ज्यादा जीत जाते हो। आपने रविंदर जी मेरे जोश में कभी कमी देखी आपने? नहीं, कभी नहीं देखी। मैं वही तो कह रहा हूं, आपके जैसा जोश अगर बाकी कांग्रेस के नेताओं में होता तो एक सीट से ज्यादा जीत जाते। मिथिलेश जी, राजेंद्र आर्य जैसे सारे कांग्रेसी हो जाते। कोई आखिरी चुनाव है रविंदर जी, 4 जगह वही बात है, जब्त नहीं होती, 4 जगह इनकी जमानत जब्त नहीं होती। और दूसरा इंपॉर्टेंट, खींवसर में एक बूथ पर इनका एजेंट था, 0 वोट आए, यानी एजेंट ने इनको वोट नहीं दिया। कांग्रेस को तो ये बहुत आत्ममंथन करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बीजेपी की एक बड़ी जीत ये है कि जो अंतिम कमान में नहीं हो, जिसमें आत्मा नहीं है, आत्ममंथन कहां से करेंगे? आत्मा ही नहीं है। नहीं प्रताप जी, इंपॉर्टेंट चीज है प्रताप जी, ठीक देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बीजेपी ने एक अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, और उस मुख्यमंत्री ने 11 महीने में जो राजनीति के सियासत मैं डॉक्टर मिथिलेश जी, मैं ठीक है, चलिए फिर वो आपको कहेंगे कि बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ताली बजाएंगे। बजाइए ताली, बताइए ताली, वेरी गुड। अच्छा मिथिलेश जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस, एक मिनट आप सुनिए जरा भाई, ये जब से नतीजे आए हैं, कांग्रेस के कोई नेता आपको दिखाई दे हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाते हुए, हारे हो या जीते हो, कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, प्रदेश अध्यक्ष ने कोई वाहवाही दी हो, कोई शाबाशी दी हो, आपको पता चला मिथिलेश जी या फिर निरंजन जी? देखिए प्रदेश में पहले मिथिलेश जी, हाँ, प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस के नेताओं में
अब इतना मादा नहीं रहा कि वो जाए। वो गमछा डांस तो कर दिया, लेकिन गमछा डांस के बाद वो झुंझुनू प्रचार करने नहीं गए। जो जाट नेता बनते हैं, दोनों जाट नहीं, मैं देखिए असली कप्तान वही होता है जो जीतने के अलावा हारने के बाद अपने अगला प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बने, टीम के साथ खड़ा हुआ दिखाई में तो लड़ाई चल रही है। निरंजन जी से भी एक टेक ले लेता हूं। निरंजन जी भाई, क्या पता मिथिलेश जी को ना पता चला हो, ना पता चला हो, कोई एक ऐसी तस्वीर सामने आई हो नतीजे आने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हो, उनका जो है हालचाल जाना हो, ढांढस बंधाया हो। निरंजन जी, रविंद्र जी, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, 1987-88 से मैं राजनीति देख भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं और उसको ऊपर बोल भी रहा हूं। मैंने पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा है जो चुनाव परिणाम आने के बाद में गांव देहात के अंतिम कार्यकर्ताओं को फोन करके अभिनंदन कर रहा है, उनका उत्साहवर्धन कर रहा है। देखिए, वैसे राजेंद्र आर्य जी, पता नहीं आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो, लेकिन हमने ये चीज देखी है कि किसी की बुराई ग्रहण करने से ज्यादा अच्छा है अगर आपको वो दुश्मन भी है उसकी अच्छी चीज अगर आप